हिंदुस्तान में इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर इलेक्शन चोरी कर रहे हैं। देखिए गुरकीरत सिंह डांग, इसका नाम 4 अलग अलग बूथों पे आता। आपने कभी सुना है हाउस नंबर 0? हमने तो नहीं सुना था। वो तो है ही नहीं, या फिर छोटी छोटी फोटो है तो दिख नहीं सकती। इन वोटर आईडी, अगर बीजेपी को 10-15 सीटें कम आती तो आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते, इंडिया गठबंधन की सरकार होती। नमस्कार दोस्तों, 7 अगस्त 2025 को राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने दावा किया कि भारत में वोट चोरी हो रही है और बीजेपी और इलेक्शन कमीशन मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। उनके अनुसार सिर्फ कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में ही 1,250,000 फर्जी वोटर पाए गए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि महाराष्ट्र और कई राज्यों में वोटिंग के दिन शाम 5:30 बजे के बाद अचानक वोट प्रतिशत बढ़ गया और ये सब बीजेपी के पक्ष में गया। लेकिन सवाल ये आता है कि ये डेटा कहाँ से आया और क्या यह सही है? हमने रिसर्च की, उसमें क्या डेटा मिला और इसमें कितनी सच्चाई और कितना झूठ है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, राहुल गांधी का कहना है कि महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में 6 महीने की गहन जांच के बाद उनकी टीम ने 1,250,000 संदिग्ध वोटर पाए। ये आंकड़े उन्होंने कैटेगरी में करके बताए, जिसमें 11,965 डुप्लीकेट वोटर्स जिनके नाम अलग अलग जगह पर दोहराए गए थे, 40,009 इनवैलिड एड्रेस जिनका पता मौजूद ही नहीं या गलत है, 10,452 बल्क सेम एड्रेस वोटर्स जहां 50-60 से अधिक वोटर एक ही पते पर दर्ज थे, 4,132 इनवैलिड फोटोग्राफ्स जिनकी तस्वीरें गलत या पहचान के योग्य नहीं थी और 33,692 सस्पिशियस फॉर्म 6 एंट्रीज जो अचानक चुनाव से पहले जुड़ गए। राहुल गांधी ने दावा किया कि ये आंकड़े सिर्फ एक विधानसभा सीट के हैं। अगर पूरे देश में ऐसी जांच हो तो आंकड़ा करोड़ों के पार पहुंच सकता है। ये रिसर्च सिर्फ एक लोकसभा में, एक विधानसभा सीट में की, मगर मुझमें अब पूरा भरोसा है कि ऐसी 100 से ज्यादा सीटें हैं हिंदुस्तान में। जो यहाँ हुआ है उन सीटों में भी हुआ। कर्नाटक के बाद राहुल गांधी ने महाराष्ट्र का जिक्र किया। उनका कहना है कि वहाँ के लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच 1 करोड़ मिस्ट्री वोटर्स जुड़े, जिनमें से अधिकतर बीजेपी के पक्ष में गए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव के दिन शाम 5:30 बजे के बाद वोटिंग प्रतिशत अचानक 8% से अधिक बढ़ा। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने उस समय के सीसीटीवी फुटेज को भी हटा दिया, जिससे सच कभी सामने न आ पाए। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ ही मिनट बाद बिना किसी जांच के इलेक्शन कमीशन ने सीधे राहुल गांधी को चैलेंज किया, जिसमें कहा कि अगर आपके पास सबूत है तो कागज पर हस्ताक्षर करके हमें दीजिए, वरना देश को गुमराह करना बंद कीजिए। अब सवाल ये आता है कि ये चैलेंज क्यों दिया और इसके पीछे कानून क्या कहता है। तो देखिए, 7 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ ही घंटों बाद कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी सीईओ ने राहुल गांधी को एक ऑफिशियल नोटिस भेजा। इसमें साफ लिखा था, आपके आरोप गंभीर है, इन आरोपों को रूल 23B के तहत शपथ पत्र के रूप में दर्ज कराइए। अगर यह शपथ पत्र गलत साबित हुआ तो आपके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जा सकता है। कानून के अनुसार रूल 23B असल में कहता है कि अगर कोई व्यक्ति चुनाव प्रक्रिया में अनियमितता का आरोप लगाता है तो उसे प्रूफ के साथ सिग्नेचर करके घोषणा पत्र देना अनिवार्य है। यह कानून इसलिए बनाया गया है ताकि कोई झूठे और बिना आधार के आरोप न लगाए। राहुल गांधी को जो नोटिस भेजा गया वह सिर्फ औपचारिकता नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि अगर राहुल गांधी अपने आरोपों पर कानूनी रूप से सही नहीं हुए तो यह उनके लिए राजनीतिक और कानूनी दोनों तरफ से नुकसानदेह हो सकता है। लेकिन अगर वे सबूत पेश करते हैं और सही साबित होते हैं तो यह चुनाव आयोग और सत्ता पक्ष दोनों के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। राहुल गांधी के आरोपों में एक और बात थी, 2 नाम, आदित्य श्रीवास्तव और विशाल सिंह, जो उन्होंने कहा कि एक साथ उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों की वोटर लिस्ट में मौजूद है। इस पर उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रेस में कहा, यह आरोप गलत है, हमने जांच की, ये नाम हमारे रोल में इस तरह दर्ज नहीं है। यानी कुछ दावों को चुनाव आयोग ने बिना किसी जांच के तुरंत खारिज भी कर दिया। राहुल गांधी के इस बयान के बाद राजनीति गर्मा गई। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने ट्वीट किया कि डेमोक्रेसी इज टू प्रीशियस टू बी अंडरमाइंड, वी मस्ट इन्वेस्टिगेट दिस क्लेम्स इमीडिएटली। वहीं बीजेपी नेताओं ने कहा, यह सिर्फ चुनावी हार से पहले का बहाना है। राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसे सवाल खड़े किए जिनके जवाब अगर सच साबित नहीं हुए तो भारत के लोकतंत्र की नींव हिल सकती है। राहुल गांधी का पहला सवाल था, क्यों बीजेपी के नेताओं पर आचार संहिता उल्लंघन के मामले में कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती, लेकिन विपक्षी नेताओं को तुरंत नोटिस और बैन कर दिया जाता है। दूसरा सवाल था, जब सुप्रीम कोर्ट ने 5 वीवीपैट स्लिप्स की गिनती का आदेश दिया तो क्या चुनाव आयोग ने पूरे देश में इसे पारदर्शी तरीके से लागू किया। तीसरा सवाल यह था कि क्यों प्रधानमंत्री और बीजेपी नेताओं के भाषणों को चुनाव के दौरान 24/7 का कवरेज मिलता है, लेकिन विपक्ष की रैलियों को काफी सीमित समय तक ही दिखाया जाता है। और चौथा सवाल यह था, क्या एमसीसी अब सिर्फ विपक्ष को रोकने का टूल बन गया है। राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद
सोशल मीडिया पर दो तरह की रिस्पॉन्स आए। पहली जो मानते हैं कि चुनाव आयोग को सच में और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, दूसरी जो मानते हैं कि राहुल गांधी केवल राजनीति कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने ऑफिशियल बयान में कहा, हम पूरी तरह निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से काम कर रहे हैं। सभी आरोप गलत है, लेकिन राहुल गांधी के सवालों का सीधा जवाब जैसे ईवीएम डेटा, वोटिंग पैटर्न और नतीजों में देरी पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। भारत का चुनाव आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत बना है, जिसका मतलब है कि इसे सरकार या किसी राजनीतिक पार्टी के दबाव में नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर विपक्ष को लगता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, तो लोकतंत्र की नींव हिलने लगती है। अगर सच में चुनाव आयोग की साख बचानी है, तो जरूरी है वोटिंग और काउंटिंग डेटा पब्लिक डोमेन में समय पर जारी हो, ईवीएम मशीनों का थर्ड पार्टी ऑडिट हो, चुनाव प्रक्रिया में टेक्नोलॉजी के साथ साथ मानवीय पारदर्शिता भी हो। क्या चुनाव आयोग अब पूरी तरह स्वतंत्र संस्था है या सरकार के दबाव में काम कर रही है? राहुल गांधी के सवाल आज है, कल किसी और के होंगे। लेकिन असली सवाल यह है, क्या हमारा चुनाव आयोग इतना मजबूत है कि हर सवाल का सामना कर सके? क्योंकि लोकतंत्र में जनता का भरोसा ही सबसे बड़ी जीत होती है। थैंक यू।